नमस्कार, जय हिंद। आइस कॉरिडोर मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का पहला लेक्चर है और इसमें हम एडवेंट ऑफ यूरोपियंस अर्थात यूरोपीय कंपनियों का आगमन इस टॉपिक पर पूरा डिस्कस करेंगे। लास्ट में हम क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे जो अभी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं स्टेट पीसीएस में, यूपीएससी में, हर एग्ज़ाम में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि क्या इंडिया का जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, क्या उनके साथ हमारा पहले संबंध हुआ करता था या नहीं। क्या इस सदी में, मतलब जब आना शुरू किया इन लोगों ने इस सेंचुरी में, 15वीं 16वीं सेंचुरी में, 16th सेंचुरी में, तो क्या इससे पहले हमारा इनके साथ संबंध था और वो किस प्रकार का था। देखिए, इंडिया के साथ जो यूरोपियन कंट्रीज़ का रिलेशन था वो बहुत पहले से है। इवन आपने सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी लोथल पोर्ट के बारे में देखा। उस पोर्ट के माध्यम से अरब कंट्रीज़ के साथ हमारे ट्रेड हुआ करते थे। और जब अलेक्जेंडर द ग्रेट वो आता है तो उसके साथ तो ये जो रिलेशंस हैं वो और ही ज़्यादा इंटीमेट हो जाते हैं। और भारतीय जो इंडियन वस्तुएं थी, इंडियन गुड्स थे, जैसे कि सिल्क है, स्पाइसेस है और हैंडलूम फैब्रिक्स है, इनकी यूरोप में बहुत ही ज़्यादा डिमांड हुआ करती थी। और इंडिया इन चीज़ों को एक्सपोर्ट भी करता था, जैसे कि क्लोव्स है, लौंग वगैरह है, चिली, सिनामोन, जिंजर, कोकोनट, इंडिगो, ठीक है, वेस्टर्न कंट्रीज़ को काफ़ी ज़्यादा यूरोप एक्सपोर्ट करता था। और एक्सपोर्ट के जो रास्ते आप देखेंगे वो तीन मुख्यतः 3 मेजर ट्रेड रूट्स हुआ करते थे। ठीक, कौन कौन से रास्ते थे तो यहाँ देख सकते हैं। ये जो 3 मेजर रूट्स थे वो हैं, एक होता जाता था अफ़गानिस्तान, सेंट्रल एशिया, कैस्पियन सागर होते हुए ब्लैक सी के तट पर, ठीक है। और यहाँ पर फिर पर्शिया और सीरिया होते हुए ये पहुँचता था अलेक्जेंड्रिया, ठीक है, जो कि भूमध्य सागर के कोस्ट पर है, मेडिटेरेनियन सी के कोस्ट पर है। और जो तीसरा है वो अरब सागर, फारस की खाड़ी, जिसको हम पर्शियन गल्फ बोलते हैं, और लाल सागर होते हुए यहाँ पर आप देखेंगे इस रूट को पूरे। यहाँ देखिए, ये तो सिल्क रूट हो गया जो रेड वाला आप देख रहे हैं। बाकी ये जो ब्लू में आप देख रहे हैं ये वो रास्ते थे जिसके माध्यम से भारत से व्यापार होता था। क्योंकि उस समय तक स्वेज नहर वगैरह जैसी चीज़ नहीं हुआ करती थी, तो इसमें यहाँ पर जो देख रहे हैं आप रेड सी के बाद यहाँ पर ये जो सामान होता था इसको उतार लिया जाता था यहीं पर, और इसके बाद फिर स्थल मार्ग से, लैंड रूट से ले जाते थे जो इस पोर्ट तक, भूमध्य सागर, मेडिटेरेनियन सी के यहाँ कोस्ट तक, और उसके बाद फिर इसको यूरोप में ले जाया जाता था। इसके अलावा यहाँ पर देखें, ये पर्शिया, फारस की खाड़ी, यहाँ पर हार्मुज स्ट्रेट है, ठीक है, और यहाँ पर मलक्का। तो यहाँ पर ये हार्मुज स्ट्रेट के पहले तक ले जाया जाता था, फिर इसके बाद सामान अरब कंट्रीज़ को पहुँचता था और फिर इधर से होते हुए यूरोप को भी एक्सपोर्ट किया जाता था। तो ये उस समय के 3 मेजर रूट्स हुआ करते थे, ठीक है। और ये चाइना वाला सिल्क रूट है। चलिए आगे चलते हैं। लेकिन हुआ क्या कि 1453 एडी में ऑटोमन तुर्कों ने क्या किया, यहाँ पर जो उन्होंने कॉन्स्टेंटिनोपोल, जिसको आज हम इस्तांबुल कहते हैं, उस समय इसको कॉन्स्टेंटिनोपोल कहा जाता था, इसको क्या किया कि कब्जा कर लिया इस पर तुर्कों ने। जब ये जो रास्ता था, जब ये यूरोपियन जो व्यापारी हुआ करते थे उनके लिए रास्ता हुआ करता था, क्योंकि यहाँ पर इसकी आप लोकेशन देखिए, ये है ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर जो था वो 2 भागों में था, एक वेस्टर्न रोमन एम्पायर और एक ईस्टर्न रोमन एम्पायर। तो यहाँ पर जो ईस्टर्न एम्पायर, जिसको हम बाइजेंटाइन एम्पायर भी कहा करते थे, इसकी कैपिटल जो थी वो कॉन्स्टेंटिनोपोल हुआ करती थी। यहाँ पर ये देखिए, क्योंकि ये भी एक रूट में था ना, यहाँ पर इससे होते हुए व्यापार होता था। लेकिन इस पर जब तुर्कों का कब्जा हो गया तो अब ये जो रूट हुआ करता था ये ब्लॉक हो गया। इस ब्लॉक होने की वजह से जो यूरोप तक सामान पहुँचता था इस रास्ते, वो अब नहीं पहुँच पा रहा था। इस वजह से उन्हें देखिए, जब इस रास्ते को बंद कर दिया गया, ब्लॉक कर दिया गया, यहाँ से ये रास्ता ब्लॉक हो गया, तो अब सामान यहाँ से आ करके फिर इसके बाद यहाँ नहीं जा पाता था। और यहाँ पर स्वेज कैनाल वगैरह तो थे ही नहीं जिससे यूरोप इधर से आकर के व्यापार कर सके। तो उनके लिए मजबूरी हो गई कि अब वो नए रास्ते की तलाश करें। अब उन्हें फिर, चूँकि इस समय यूरोप में रेनेशा और जो इनलाइटनमेंट, जिसको वैज्ञानिक क्रांति, पुनर्जागरण कहते हैं, उस समय कई ऐसी चीज़ों का विकास हो चुका था, जैसे कि नाव, अच्छी मजबूत नाव, तेज़ चलने वाली नाव, और साथ ही लोकेशन पता करने के लिए, डायरेक्शन पता करने के लिए, लोकेशन तो नहीं, डायरेक्शन पता करने के लिए
ठीक है, ऐसी चीज़ों का डेवलपमेंट हो चुका था। तो उन्होंने खोज करना शुरू कर दिया इंडिया तक पहुंचने के लिए नए रास्तों की। ठीक है, तो और इस समय तक सबको पता हो चुका था कि दुनिया जो है वो गोल है। ठीक है, दुनिया, हालांकि ज्योइड हम बोलते हैं ज्योग्राफी की भाषा में, तो दुनिया गोल है। तो उन्होंने कहा कि अगर हमें ईस्ट तक पहुंचना है और अगर हम वेस्ट भी चलेंगे तो भी हम पहुंच जाएंगे। ठीक है, यहाँ से देखिए ये वेस्ट हो गया। इन्होंने कहा कि अगर हम वेस्ट भी घूम के जाएंगे तो इधर अफ्रीका, फिर पैसिफिक ओशियन, फिर उधर हम रसिया और चाइना की ओर निकल आएंगे, इंडिया मतलब ईस्ट पहुंच जाएंगे। और इसी क्रम में जो कोलंबस था वो चल देता है इंडिया की तलाश में। इंडिया की तलाश में जब वो चलता है, वो इंडिया तो नहीं पहुंचा लेकिन एक नई दुनिया की उसने खोज कर दी, क्योंकि इस समय तक अमेरिका के बारे में कोई नहीं जानता था। ठीक है, तो वहाँ पर ये जितनी बार वो आता है, यहाँ दिखाया गया है, फिर वो 2-3 बार वापस आता जाता है, सारे रूट्स दिखाए गए। तो कोलंबस इसी क्रम में वो अमेरिका की खोज कर बैठा। वो तो चला था इंडिया की ओर, लेकिन वो पहुंच गया अमेरिका, जिसके बारे में अभी तक कोई नहीं जानता था। क्लियर? चलिए अब देख लेते हैं। तो जब 1453 में तुर्कों ने कब्जा कर लिया कॉन्स्टेंटिनोपल पर, तब उन्हें नए रास्तों की तलाश करनी पड़ी, क्योंकि ये जो अफ़गानिस्तान वाला रास्ता था वो ब्लॉक हो चुका था और जो 2 रास्ते बाकी थे वो भी जो 8th सेंचुरी तक वो भी ब्लॉक कर दिए गए थे। ठीक है, तो ये सारी समस्या आने लगी थी। चलिए ये हो गया। अब सबसे पहले कौन शुरुआत करता है? पुर्तगीज़ शुरुआत करते हैं इस नए रूट की तलाश की। पुर्तगीज़ पहले थे जिन्होंने सी रूट तलाश किया इंडिया तक। प्रिंस हेनरी जो था पुर्तगाल का, वो उसने एक स्कूल भी खोल दिया ट्रेनिंग देने के लिए जो लोग हुआ करते थे और साइंटिफिक नेविगेशन पर। ठीक है, ताकि जो लोग हैं वो पहुंच सकें और नए रास्तों की तलाश कर सकें। और इसको बाद में हेनरी द नेविगेटर भी कहा जाने लगा। इतना ज़्यादा इसका इंटरेस्ट था इन चीज़ों में, तो उसको देख करके इसको कहा गया कि ये हेनरी द नेविगेटर है। चलिए और यहाँ पर देखें, अब कोशिश करता है कौन? यहाँ देखें, बार्थोलोम्यू डियाज। ये पहला सेलर था जो पुर्तगाल से चलता है 1487 में, और ये जो है अफ्रीका के सदर्न मोस्ट पॉइंट तक आता है। जो अफ्रीका का अगर आप मैप देखेंगे तो यहाँ सदर मोस्ट पॉइंट जो है यहाँ तक पहुँच पाता है। इसके बाद जब वो वहाँ पहुँचता है तो वहाँ पर तूफान था उस समय, स्टॉर्म था, तो उसने उसका नाम रख दिया था केप ऑफ स्टॉर्म। क्या नाम रखा था? केप ऑफ स्टॉर्म। हालांकि बाद में उसने केप ऑफ गुड होप कहा इसे, क्योंकि उसे एक उम्मीद थी कि इसके बाद तो रास्ता मिल जाएगा। तो ये नाम ध्यान रखना है। सबसे पहले कौन आया था? बार्थोलोम्यू डियाज। अब बारी है किसकी? वास्को द गामा आता है इंडिया उसी रास्ते से, उसी रास्ते को फॉलो करते हुए, और एक गुजराती गाइड का नाम क्या था? अब्दुल मजीद। ठीक है, अब्दुल मजीद की सहायता से वो इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पे पहुंचता है। कहाँ पर? कालीकट में। ठीक है, कालीकट में कब पहुंचता है? 20 मई 1498 को, 20 मई 1498 को। इस तरीके से वास्को द गामा पहला व्यक्ति था जिसने भारत के लिए सी रूट डिस्कवर कर दिया था। ठीक है, सक्सेसफुली। अब यहाँ पर देखें तो जब वास्को द गामा इंडिया आता है तो उस समय इंडिया का यहाँ पर रूरल कौन है इंडिया में, उस एरिया में? तो उस एरिया में है जमोरिन। कौन है? जमोरिन। और उसने वास्को द गामा का वेलकम किया। और इसके बाद तो इंडिया पुर्तगीज़ के बीच में जो एक नया युग स्टार्ट हो जाता है। यहाँ देखिए, ये तब की तस्वीर है जब वास्को द गामा लिस्बन पोर्ट से रवाना होता है, और ये इंडिया में आने की तस्वीर है जब वो पोर्ट पर आता है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो एक वहाँ पिलर टाइप भी लगाया गया है जिसमें लिखा हुआ है कि वास्को द गामा लैंडेड हियर। ठीक है, तो इस तरीके से। चलिए यहाँ देखें, जब वास्को द गामा दूसरी बार भी आएगा, देखिए दूसरी बार आता है, और तीसरी बार, यहाँ जब वो तीसरी बार आता है तब 1524 में उसकी डेथ हो जाती है, और उसी के यहाँ पर देखें तो इस चर्च में उसको दफना दिया जाता है, बरीड चर्च में
नाम है इसका, ये कोच्चि में है, फ्रांसिस CSI चर्च है। देखिए, जब वास्को दी गामा आया और वो लेकर के गया मसाले, ब्लैक पेपर स्पेशली, तो इसके माध्यम से उसने 60 टाइम्स मोर प्रॉफिट, 60 गुना ज़्यादा प्रॉफिट कमाया। जब 60 गुना ज़्यादा प्रॉफिट कमाया तो वहाँ के जो व्यापारी थे उनकी तो आंखें खुली की खुली रह गई। उन्होंने सोचा कि क्यों ना हमें भी इंडिया से व्यापार करना चाहिए। ठीक है, फिर उसने 1501 में फिर वो वापस आया। जब वो वापस चला जाता है तो 1501 में फिर से वापस आता है और उसने क्या किया, कन्नौर में एक फैक्ट्री भी लगाई। ध्यान रखना, ये फैक्ट्री जो होते थे ये प्रोडक्शन का काम नहीं करते थे, ये बस इसलिए होते थे ताकि इंडिया के जो इंटरनल पार्ट्स हैं वहाँ से हम प्रोडक्ट को ले आएँ और वहाँ पर स्टोर कर सकें और उसके माध्यम से वहाँ से एक्सपोर्ट कर सकें। तो वहाँ पर स्टोर करके एक्सपोर्ट करने का काम होता था, ना कि यहाँ पर अभी तक कोई प्रोडक्शन का काम होता था। तो ये है फैक्ट्री। क्लियर। तो अब जब वो दोबारा आया और उसने एक फैक्ट्री भी लगा ली 1505। अब क्या हुआ, 1505, इसमें फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को पुर्तगीज़ गवर्नर के रूप में, गवर्नर और वायसराय के रूप में बना करके भेजा गया। तो भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर और वायसराय कौन था, वो है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। कौन है, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ठीक है, अल्मेडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी भी चलाई। ब्लू वाटर पॉलिसी का मतलब क्या होता है, ब्लू वाटर पॉलिसी का मतलब कि पुर्तगाली जो गवर्नमेंट थी उसकी तरफ से ये कहा गया था अल्मेडा को कि आप जो इंडियन ओशियन है उसके पूरे ट्रेड पर आपको मोनोपोली क्रिएट करनी है। ये जो अरब हैं इनके अरब के ट्रेड को ख़त्म करना है, क्योंकि ध्यान रखना जो यूरोप तक सामान पहुंचता था वो इस रास्ते से भी पहुंचता था ना, ये वाला रास्ता अरब के माध्यम से यहाँ से सामान यूरोप पहुंचता था। तो इनको कहा गया कि इस पूरे जो ट्रेड रूट है इस पर आपको कब्जा कर लेना है, यहाँ से कोई और ट्रेड ना कर पाए। यही है ब्लू वाटर पॉलिसी। क्लियर। तो ब्लू वाटर पॉलिसी किसने चलाई, ये चलाई है अल्मेडा ने। ठीक है, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। अल्मेडा के बाद कौन आता है, अल्फांसो द अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ये है दूसरा गवर्नर अल्मेडा के बाद। इसने क्या किया, अल्बुकर्क ने, इसने 1510 में गोवा को छीन लिया यूसुफ आदिल शाह से। किससे, यूसुफ आदिल शाह से। बीजापुर का शासक था यूसुफ आदिल शाह, जो कि बीजापुर का शासक था। और इसके बाद ध्यान रखना है, ये जो अल्बुकर्क है इसने पुर्तगीज़ जो हैं उनको इनकरेज किया इंडियन वुमेन से शादी करने के लिए, क्योंकि इनका एक पर्पज़ ये भी था, ये गोल्ड के लिए भी आए हमारे देश में, मतलब प्रोडक्ट के लिए आए, और साथ ही ये ईसाईकरण अर्थात धर्मांतरण को भी बढ़ावा देने के लिए आए, ईसाई धर्म को इनकरेज करने के लिए यहाँ पर आए। अब ज़्यादा से ज़्यादा जब इंडियन वुमेन से वो शादी करेंगे तो क्या होगा, इससे वो ईसाई लोग अधिक बनेंगे। तो मेन मकसद ये भी पुर्तगालियों का था, व्यापार के साथ साथ क्या करना, लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना। क्लियर। तो अल्बुकर्क ने इसी चीज़ पे फोकस किया कि जो पुर्तगीज़ हैं वो इंडियन वुमेन से ज़्यादा शादी करें। ठीक है, और जो यहाँ पर अल्बुकर्क है उसे माना जाता है कि ये रियल फाउंडर था पुर्तगीज़ पावर का। भारत में पुर्तगीज़ पावर का रियल फाउंडर कौन है, तो आपको ध्यान रखना है अल्बुकर्क है। ठीक है, अल्बुकर्क ने क्या किया, 1511 में 1511 में उसने मलक्का और यहाँ पर देखेंगे तो हारमुज़, 1515 में हारमुज़ पर भी उसने कब्जा कर लिया। हारमुज़ स्टेट हमने देखा था और मलक्का भी। ठीक है, तो इसके माध्यम से उसने क्या किया, व्यापार को ही कंट्रोल करने के लिए किया, क्योंकि यही वो ट्रेड रूट थे जिसके माध्यम से जो चीज़ें थी वो अरब कंट्रीज़ और इधर एशिया से पैसिफिक ओशन होते हुए क्रॉस होती थी। तो उसने इन एरियाज़ में कब्जा कर लिया। नीनो द कुन्हा इसके बाद गवर्नर बन के आता है अल्बुकर्क के बाद, और 1538 तक 1538 तक नीनो डी कुन्हा या नीनो डा कुन्हा ये गवर्नर रहता है। क्लियर। चलिए, तो ये हमने देख लिया जो सी रूट था इंडिया का वो डिस्कवर्ड बाई पुर्तगीज ट्रेवलर वास्को द गामा, और जबकि स्पेन का ट्रेवलर था कोलंबस जिसने अमेरिका की खोज किया। कैप्टन कुक ऑफ ब्रिटेन, जो ब्रिटेन का कैप्टन कुक है उसने एक रूट खोजा ऑस्ट्रेलिया के लिए। किसके लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए। और तस्मान ऑफ हॉलैंड, ध्यान रखना है हॉलैंड का एक तस्मान
व्यक्ति है, उसने डिस्कवर्ड किया क्या, वॉन डिमोन्स लैंड। वॉन डिमोन्स लैंड, जिसको आज हम तस्मानिया के नाम से जानते हैं। जब आप ऑस्ट्रेलिया का मैप देखेंगे तो यहाँ पर एक छोटा सा राज्य है इसका, ऑस्ट्रेलिया का, जिसको हम तस्मानिया कहते हैं। तो इस तस्मानिया की खोज किसने किया है, तस्मान नामक व्यक्ति ने ही किया है। वो कहाँ का था, हॉलैंड का था। और जो कैप्टन कुक है वो कहाँ का है, ब्रिटेन का है। इसने क्या खोजा है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ए रूट टू ऑस्ट्रेलिया एंड तस्मान, ऑस्ट्रेलिया एंड तस्मान, इस दोनों ने। और यहाँ पर देखेंगे, सॉरी, ऑस्ट्रेलिया और तस्मान जो है हॉलैंड का, उसने खोजा है तस्मानिया और न्यूजीलैंड को। क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। 1503 में जो कोचीन है वहाँ पर पहला पुर्तगीज़ फोर्ट, जो पुर्तगालियों ने एक वहाँ पर फोर्ट बनाया। और ध्यान रखना है ये पहला यूरोपियन फोर्ट भी है, क्योंकि इस समय तक और कोई तो अभी आ नहीं पाया है। तो इन्होंने जब एक फोर्ट बनाया तो पुर्तगालियों के द्वारा बनाया गया पहला फोर्ट है, साथ ही यूरोपियों का भी ये पहला फोर्ट है। और ये फोर्ट बनाया किसने था, तो अभी हमने देखा था अल्फांसो डी अल्बुकर्क, थोड़ा सा एल गायब हो गया, और अल्फांसो द अल्बुकर्क ने बनाया था। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखते हैं। पुर्तगीज़ वर द फर्स्ट टू इस्टेब्लिश ट्रेड रिलेशंस विद इंडिया ड्यूरिंग मिडवल टाइम्स। चूँकि हमारे देश में, इंडिया में, पुर्तगीज़ ही उस समय पहले यूरोपियन थे जो इंडिया में आते हैं। तो ट्रेड रिलेशन कौन सबसे पहले डेवलप करेगा, यही करेंगे, कौन, पुर्तगीज़। क्लियर। अगर अराइवल देखें जो यूरोपियन कंपनीज़ थी कि वो इंडिया में किस क्रम में आई हैं, तो यहाँ सीक्वेंस आप देख सकते हैं। सबसे पहले आते हैं पुर्तगीज़, फिर आते हैं डच, फिर आते हैं इंग्लिश, फिर आते हैं डैन, और फिर आते हैं फ्रेंच। ठीक है, फ्रांसीसी। तो पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डैन और फ्रांसीसी। सबसे लास्ट में कौन आते हैं, फ्रांसीसी। सबसे पहले कौन आते हैं, पुर्तगीज़। और सबसे लास्ट में कौन जाते हैं, पुर्तगीज ही जाते हैं। पुर्तगीज आते सबसे पहले हैं और जाते कब, सबसे लास्ट में है, आज़ादी के बाद तक। ठीक है, गोवा पर पुर्तगालियों का कब्जा था और बाद में फिर गोवा को इनसे छीना गया। ठीक है, पुर्तगालीज वर फर्स्ट टू अराइव इन 1498 एंड वर लास्ट टू लीव इंडिया इन 1961। तो ध्यान रखना है, पुर्तगीज़ पहले थे जो इंडिया में आते हैं 1498 1498 में, और जाते सबसे लास्ट में है 1961 में। जब 1961 में पुर्तगाली इंडिया को छोड़ते हैं तो उस समय पुर्तगीज़ गवर्नर कौन था, गवर्नर जनरल ऑफ गोवा, तो वो था, आप यहाँ नाम देख सकते हैं, मैनुअल एंटोनियो वसालो सिल्वा। क्या नाम है इसका, मैनुअल एंटोनियो वसालो सिल्वा। ये है इस समय तक पुर्तगीज़ गवर्नर गोवा का। क्लियर। चलिए अब यहाँ पर देखें, जब इंडिया आज़ाद होता है 1947 में, तो उस समय गवर्नर जनरल कौन है, तो उस समय जो गवर्नर जनरल है आप यहाँ देख सकते हैं, जोस फरेरा बोस्सा, ये है उस समय गोवा का गवर्नर जनरल। क्लियर। चलिए, और यहाँ पर जो ट्रेडिंग सेंटर्स हैं वो भी पुर्तगालियों ने ही सबसे पहले शुरू किया, क्योंकि सबसे पहले तो यही आते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। पुर्तगीज़ ने 1503 में अपनी फैक्ट्री लगाई, कहाँ पर, सबसे पहले लगाते हैं वो कोचीन में। और उन्होंने सेकेंड फैक्ट्री जो अपनी लगाई है वो लगाई है कन्नूर में, कब, 1505 में, 1505 में। और 1534 में पुर्तगाली जो है वो परमिशन पा गए बंगाल में। ठीक है, बंगाल का शासक उस समय हुआ करता था गयासुद्दीन मोहम्मद शाह। तो उसकी परमिशन के बाद उन्होंने सतगांव और चटगांव, इन दो इलाकों में, सतगांव में, चटगांव में, तो आप देख रहे हैं सतगांव, चटगांव, कन्नूर और कोचीन, यहाँ पर जो है पुर्तगाली फैक्ट्रीज़ का विकास किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी 1534 में गयासुद्दीन मोहम्मद शाह की परमिशन से इन्होंने फैक्ट्रीज़ ओपन कर दी। और जो हुगली था, जो हुगली आज पोर्ट है, वहाँ पर ये पुर्तगाली इस्तेमाल करते थे लूटपाट के लिए। हुगली वॉज यूज्ड एज ए बेस बाय पुर्तगीज़ फॉर प्लंडरिंग एक्टिविटीज़ इन द बे ऑफ बंगाल। यहाँ पर इसको ये लूटपाट के लिए इस्तेमाल किया करते थे, अड्डा बना रखे थे इन लोगों ने। 1632 में क्या हुआ, 1632, इस समय तक जो मुग़ल बादशाह शाहजहाँ थे, इन्होंने हुगली में पुर्तगाली बस्तियों को फिर पूरी तरीके से नष्ट कर दिया।
ठीक है, जो भी इन लोगों ने बना रखा था पूरी तरीके से नष्ट कर दिया, क्योंकि एकदम लूटपाट का अड्डा बना लिए थे। यहाँ से लोगों को लूटा करते थे, व्यापारियों को भी लूट लिया करते थे उनके सामान जब वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया करते थे। तो इस सब सारी दिक्कत को देखते हुए शाहजहाँ ने क्या किया, इनकी पूरी बस्तियों को लूट लिया, निवासियों को और जो भी वहाँ पर लोग थे उन सबको बंदी बना लिया, लगभग हज़ारों लोगों को। ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है कलकत्ता के बारे में। जो कलकत्ता है उस समय कलकत्ता वर्ड नहीं हुआ करता था। ठीक है, जो उस समय कासिम बाजार का हेड था जॉब चारनाक, समझिएगा, जॉब चारनाक जो कासिम बाजार का हेड था वो सूतानाती, देखिए ए प्लेस इन कलकत्ता, ये जो सूतानाती है वो कलकत्ता में एक जगह है, उसने सूतानाती को चुना हुगली की जगह पर। ठीक है, किस लिए, इंग्लिश ट्रेड सेंटर के रूप में उसने अब सूतानाती को एक तरीके से प्राथमिकता दी, प्रायोरिटी में रखा। और ध्यान रखना है यही वो जॉब चारनाक है जिसने कलकत्ता सिटी की स्थापना किया। किसकी, कलकत्ता सिटी की स्थापना किया, और उसने 3 जगहों को मिला करके इस कलकत्ता को बनाया है। किसको किसको, सूतानाती, कालीकाता, गोविंदपुर, इन 3 क्षेत्रों को मिलाकर के जॉब चारनॉक ने कलकत्ता की स्थापना इस्टेब्लिश किया था। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है, अब बात करते हैं डचों के बारे में। डच ये पहले थे जिन्होंने ज्वाइंट स्टॉक कंपनी भारत में इस्टेब्लिश किया। ध्यान रखना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी एक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी थी, लेकिन चूंकि पुर्तगालियों के बाद डच आते हैं और चूंकि ब्रिटिश बाद में आते हैं, इसलिए माना जाता है कि डच पहले थे जिन्होंने भारत में ज्वाइंट स्टॉक कंपनी स्टार्ट किया था। ठीक है, 1602 में यहाँ पर एक रेजोल्यूशन पास किया गया था डच पार्लियामेंट के द्वारा, जो हॉलैंड कहा जाता है, इनके द्वारा एक रेजोल्यूशन पास करके इस कंपनी की स्थापना की गई थी। और इसमें लगभग इसकी जो कैपिटल थी वो 65 लाख गिल्डर्स थी। कितनी थी स्टार्टिंग कैपिटल, 65 लाख गिल्डर्स थी। और ये जो कंपनी थी इसके पास मोनोपोली था इंडिया में ट्रेड करने, अटैक करने, जो टेरिटरीज़ हैं उनको जीतने के लिए मोनोपोली भी दिया गया था। ठीक है, और इसका जो ईस्टर्न सेंटर था वो मुख्यतः बटेविया या बाटविया बोल दें, बटेविया में बहुत ही ज़्यादा सिचुएटेड था। और इसको जो आज हम जकार्ता कहते हैं, इंडोनेशिया का एक द्वीप, वहाँ पर ये ज़्यादातर सीमित थे। तो मतलब डच जो थे उनका इंडिया में इंटरेस्ट कम था, ये ज़्यादातर जो सेंटर अपना बना रखे थे वो इंडोनेशिया को बना रखे थे। ठीक है, और ये जो पूरा एम्पायर था इनका, ईस्टर्न एम्पायर था, वो ऑपरेट किया जाता था इस कंपनी के द्वारा, और ये एक प्राइवेट ग्रुप की तरह काम करते थे ये जो डच कंपनी के लोग थे। चलिए अब देखिए यहाँ पर जो डच इन्होंने फोर्ट विलियम कंस्ट्रक्ट किया, बनाया। फोर्ट विलियम कहाँ पर, कोच्चि में। कब बनाया, 1663 में, पुर्तगालियों को हरा करके। अब इस कोच्चि पे ध्यान रखिएगा, अभी ये कोच्चि क्या है, पुर्तगीज़ के पास है। अब पुर्तगीज़ को डचों ने हरा दिया, अब हरा करके वहाँ पर इन्होंने फोर्ट विलियम बनाते हैं। अब इसके बाद 1814 में इस कोच्चि को ब्रिटिश सेटलमेंट, ब्रिटिश के द्वारा मिला लिया जाता है। ठीक है, अंग्रेज़ों ने 1814 में कोच्चि को ब्रिटिश उपनिवेश में शामिल कर लिया। डच इस्टेब्लिश देयर फैक्ट्री एट सूरत, इन्होंने सूरत में भी अपनी फैक्ट्री लगाई 1616 में। और सूरत में फ्रांसीसियों ने भी फैक्ट्री लगाई थी, कब, 1668 में। तो आप देखेंगे सूरत में अंग्रेज़ों ने भी, डचों ने भी, फ्रांसीसियों ने भी, सभी ने फैक्ट्री सूरत में लगाई थी। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट, डच जो थे उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई थी, तो उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री लगाई थी मसूलीपट्टनम, या इसी को मछलीपट्टनम भी बोलते हैं। ये कहाँ पर है, आज की प्रेजेंट आंध्र प्रदेश में है, मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम। बंगाल में जो डच थे उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर लगाई, पीपली में लगाई। पीपली में कब, 1627 में। ध्यान रखना है जो ट्रेड है इन लोगों का, डचों का, बंगाल के साथ तब शुरू हुआ जब उन्होंने 1653 में अपनी फैक्ट्री चिंसुरा में लगाई। कहाँ पर, चिंसुरा में। इसके बाद उनका जो ट्रेड था बंगाल के साथ वो बहुत ही ठीक तरीके से चलने लगा। और चिंसुरा में जो डचों का फोर्ट था उसे क्या कहा जाता था, गुस्तावुस फोर्ट। क्या कहा जाता था, गुस्तावुस फोर्ट, यहाँ पर एच नहीं रहेगा, गुस्तावुस फोर्ट कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब बारी है किसकी, ब्रिटिशों की। ब्रिटिश के बारे में देखें,
1599 में यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। और इसके बारे में जो उस समय क्वीन एलिजाबेथ थी, क्वीन एलिजाबेथ प्रथम, ठीक है, इन्होंने दिसंबर 1600 में इनको परमिशन दे दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी को एक चार्टर दे दिया 15 ईयर्स के लिए कि आपको ईस्ट के साथ व्यापार करने की मोनोपोली होगी। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की को इस्टेब्लिश किया जा रहा है तो उस समय इंडिया में किसका शासन है? तो उस समय भारत में शासन है किसका? अकबर का। किसका शासन है? अकबर का। लेकिन ध्यान रखना, ये जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ये सी रूट के माध्यम से ट्रेड इस्टेब्लिश करती। लैंड रूट के माध्यम से किसी और कंपनी को पहले भी परमिशन दी जा चुकी है। वो कौन सी कंपनी है? लेवेंट कंपनी। लेवेंट कंपनी जो है ये 1593 में ही चार्टर इसको मिल गया था, परमिशन मिल गई थी ईस्ट के साथ व्यापार करने के लिए। लेकिन ध्यान रखना है ये है लैंड रूट के माध्यम से। क्लियर है? लेवेंट कंपनी को। क्लियर? चलिए 1608 अब क्या हुआ? कंपनी की स्थापना हो गई। अब वो भारत से परमिशन की कोशिश करेंगे कि हम यहाँ पर फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर सकें, भारत से ट्रेड कर सकें। तो इस समय तक जब कोई भी यूरोपियन भारत आता है तो यहाँ पर जो शासक है अब वो कौन है? इस समय जहांगीर है। ठीक है, जहांगीर के टाइम में 1608 में किंग्स जेम्स प्रथम, उस समय ब्रिटेन का शासक है जेम्स प्रथम, इन्होंने एक अंग्रेज को भेजा, उसका नाम है विलियम हॉकिंस। विलियम हॉकिंस को उन्होंने भेजा मुग़ल एम्परर जहांगीर के दरबार में। अकबर के नाम उन्होंने लेटर भेजा था, ठीक है, एक परमिशन के लिए, ताकि वो परमिशन किस लिए था? कि सूरत में एक फैक्ट्री लगाई जा सके। हालांकि उस समय पुर्तगीज़ का काफ़ी दबाव था जहांगीर के ऊपर और उन्होंने परमिशन नहीं दिया। जब जहांगीर ने परमिशन नहीं दिया, हालांकि हॉकिंस जो था, जो विलियम हॉकिंस है, उसके साथ अच्छा बर्ताव किया गया। उसे जहांगीर ने इंग्लिश खान, ठीक है, इंग्लिश खान की उपाधि दिया और 400 का मनसब भी दिया था। अकबर के टाइम में आप पढ़ते हैं मनसबदारी, तो 400 का मनसब भी इसको दिया था। चलिए अब इसके बाद देखें तो ये विलियम हॉकिंस हो गया। उसके बाद आता है पॉल कैनिंग्स, लेकिन जहांगीर से ये भी परमिशन लेने में सफल नहीं हुआ, इसे भी सक्सेस नहीं मिली। उसके बाद आता है विलियम एडवर्ड, थोड़ा बहुत इसे सफलता हासिल होती है, लेकिन फाइनली 1615 थॉमस रो या थॉमस रो ये आता है जहांगीर के दरबार में और ये परमिशन लेने में सफल हो जाता है जहांगीर से। ठीक है, और इसके बाद इन्होंने अपने जो ट्रेडिंग सेंटर्स थे आगरा, भड़ोच, अहमदाबाद, इन जगहों पर ब्रिटिशों ने अपनी फैक्ट्री इस्टेब्लिश किया, आगरा, भड़ोच और अहमदाबाद में। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 1639। ये है फ्रांसिस डे। यहाँ पर समझिएगा, फ्रांसिस डे ने एक थोड़ा सा इलाका खरीदा, क्षेत्र खरीद लिया था राजा ऑफ चंद्रगिरी के राजा से। और जो आज का मद्रास आप देख रहे हैं, वहाँ पर इस मद्रास की इन्होंने नींव डाली थी, ये इसने फ्रांसिस डे ने। 1640 में अंग्रेज़ों ने एक सेंट जॉर्ज फोर्ट भी बनाया था अपने बिजनेस को प्रोटेक्ट करने के लिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं सेंट जॉर्ज फोर्ट, देख रहे हैं, काफ़ी विशाल बनाया जाता था बड़े एरिया में। ठीक है, चलिए आगे बात करें। 1699 इनको परमिशन मिल गई थी औरंगजेब के द्वारा। औरंगजेब से परमिशन मिल गई थी कलकत्ता में एक फैक्ट्री लगाने के लिए अंग्रेज़ों को। बाद में उन्होंने वहाँ पर एक फोर्ट विलियम भी बनाया, किला भी बना दिया इस तरीके का, यहाँ देखें ये, ठीक है, फोर्ट विलियम भी बनाया। और नाम ये जो रखा था फोर्ट विलियम, वो किंग विलियम सेकेंड, क्योंकि विलियम सेकेंड के नाम पर इसको बनाया गया था। अब यहाँ पर देखें तो हमने बात किया था कि जहांगीर के टाइम में ही 1611 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी टेम्परेरी एक फैक्ट्री लगाई थी। कहाँ पर? मसूलीपट्टनम में। ठीक है, क्योंकि इधर परमिशन इनको मिला नहीं था, तो उन्होंने मसूलीपट्टनम में एक टेम्परेरी जो फैक्ट्री है उसको लगाया। यहाँ तो मसूलीपट्टनम में उन्होंने टेम्परेरी फैक्ट्री लगाई, लेकिन 1613 यहाँ पर इन्होंने परमानेंट फैक्ट्री सूरत में लगा दिया था। क्लियर? यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है मछलीपट्टनम, ठीक, ये तेलंगाना और ये हैदराबाद, तो ये मछलीपट्टनम एरिया। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं, चूँकि पुर्तगीज़ और
जो ब्रिटिश थे इनके बीच में हमेशा तनाव हुआ करता था, टेंशन रहती थी और कई बार ये आपस में लड़ते भी थे। तो थॉमस बेस्ट जो था उसने स्वल्ली के युद्ध में, स्वल्ली जो वार था, स्वल्ली एक जगह है जो कि सूरत सिटी के पास में है, स्वल्ली के युद्ध में थॉमस बेस्ट ने पुर्तगीज़ को हराया था। ये ध्यान रखना है आपको कि किसने हराया था, थॉमस बेस्ट ने। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए बम्बई की कहानी। 1661 में जो ब्रिटेन के किंग थे, राजा थे चार्ल्स द्वितीय, चार्ल्स सेकंड ने पुर्तगीज़ प्रिंसेस के साथ शादी किया कैथरीन ब्रिगेंजा से। अब चूँकि कैथरीन ब्रिगेंजा पुर्तगीज़ थी और मुंबई जो था वो इस समय तक इनके कंट्रोल में था, तो कैथरीन मतलब पुर्तगाल की ओर से चार्ल्स सेकंड को इन्होंने दहेज में दे दिया, मुंबई गिफ्ट दे दिया। जैसे इनके घर की चीज़ है, इनके पिताजी ने बनाया था, तो उन्होंने गिफ्ट दे दिया मुंबई को। किसको, चार्ल्स द्वितीय को। अब चार्ल्स द्वितीय को लगा कि मैं क्या करूँगा इस मुंबई का, वहाँ पर मुझे तो जाना भी नहीं है, ठीक है। उस समय एरोप्लेन तो हुआ नहीं करते थे कि आ जाएँ। अब उस समय फिर क्या किया, तो इन्होंने 10 पाउंड एनुअली लेकर के ईस्ट इंडिया कंपनी को इस मुंबई को दे दिया लीज पर कि ले जाइए आप अपना इसका इस्तेमाल करिए, ठीक है। कब, 1668 में। 1668 में चार्ल्स द्वितीय जो थे वो मुंबई दे दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब समझिएगा आगे, जो इंग्लिश गवर्नर था बॉम्बे का उस समय तक, अंग्रेज गवर्नर जॉन चाइल्ड ने क्या किया, जो बॉम्बे है उसको वहाँ पर उसने कंट्रोल करना शुरू कर दिया। और जो लोग हज ट्रेवलर थे, जो हज यात्रा पर जाते थे, उसने क्या किया, पकड़ करके जेल में बंद करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो अब जो औरंगजेब था वो नाराज़ हो गया, औरंगजेब को ये बात पसंद में नहीं आई। तो फाइनली औरंगजेब ने क्या किया, उसको भारत से निष्कासित करने का आदेश दे दिया, उसको भारत से भगा दिया, ठीक है। बोला कि मेरे शासनकाल में ऐसा बर्ताव, वो भी मुस्लिमों के साथ, तो उसे बात पसंद नहीं आई, ठीक है। तो यहाँ पर जॉन चाइल्ड जो था उसे भगा दिया गया, किसके द्वारा, औरंगजेब के द्वारा। अब बात करते हैं डेनिस जो डेनमार्क है, इन्होंने भी भारत के साथ व्यापार शुरू किया था, लेकिन ये ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे, ठीक है। इन्होंने भारत को, जो ये सेंटर इन्होंने अपना बनाया था वो त्रावणकोर में बनाया था, या ट्रांकोबार भी बोलते हैं इसे, ठीक है, ट्रांकोबार या त्रावणकोर। और फाइनली इन्होंने 1676 में भी एक सेरामपुर में, बंगाल में सेरामपुर, यहाँ पर भी इन्होंने अपना ट्रेडिंग सेंटर बनाया था, ठीक है। चलिए, बाद में इन्होंने अपना पूरा जो ट्रेडिंग सेंटर्स था वो अंग्रेज़ों को बेच करके ये चले जाते हैं, तो इनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है। बस आपको ध्यान रखना है कि जो डेन कंपनी और ट्रेडिंग सेंटर्स थे वो कहाँ कहाँ पर थे। त्रावणकोर में 1620 में इन्होंने इस्टेब्लिश किया, 1676 में सेरामपुर बंगाल में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंच के बारे में। फ्रेंच जो लाइक अदर यूरोपियन कंट्रीज़, जो यूरोपीय देश थे उनकी तरह फ्रेंच भी उन्होंने महसूस किया कि हमें भी इंडिया के साथ ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि अब तक जो यूरोप के राष्ट्र थे, देश थे, कंट्रीज़ थे, वो समझ गए थे कि इंडिया की इम्पोर्टेंस क्या है। क्योंकि बाकी जो लोग थे, व्यापारी थे, वो इंडिया से सामान ले जाते, वहाँ पर महंगे दाम पर बेचते, तो फ्रेंच को भी थोड़ी लालच आई, ठीक है। तो इस तरीके से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है, जिसको हम कंपनीज देस इंडेस ओरिएंटलेस इस नाम से भी जानते हैं। जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है, कंपेन डेस इंडेस ओरिएंटलेस, इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1664 में। 1664 में जो कोलबर्ट उस समय जो है मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर कह सकते हैं, जो फ्रांस का किंग है उसका फाइनेंस मिनिस्टर था लुई 14 के टाइम में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी, उसके वित्त मंत्री कोलबर्ट के द्वारा। क्लियर। चलिए 1667 में 1667 में क्या होता है, फ्रैंकोस कैरन, ठीक है। फ्रैंकोस कैरन जो है वो इंडिया के लिए चलता है और वो 1668 में सूरत में फैक्ट्री इस्टेब्लिश करता है। कहाँ पर, सूरत में। कब, 1668 में फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में ये आता है। आगे देखते हैं, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, मरकरा, ठीक है। मरकरा जो कि एक पर्शियन है, और ये जो मरकरा है इसके परमिशन लेकर के, जो कि ध्यान रखना है, सुल्तान भी है गोलकुंडा का,
ठीक है, गोलकुंडा का सुल्तान है। इसकी परमिशन लेकर के दूसरी जो फ्रेंच फैक्ट्री है वो इस्टेब्लिश की गई मसूलीपट्टनम में। कब की गई है? 1669 में। तो ध्यान रखना है 1668 में 1668 में सूरत में फ्रांसीसियों ने अपनी कंपनी लगाई। उसके बाद इन्होंने मसूलीपट्टनम में 1669 में फैक्ट्री लगाई, ठीक है, जो उस समय गोलकुंडा का सुल्तान था उसकी परमिशन लेकर के। क्लियर हो गई इतनी बात? चलिए नेक्स्ट 1674 में उन्होंने क्या किया, उनको जो साउथ ऑफ मद्रास है वहाँ पर एक जगह मिल गई, ठीक है, साउथ ऑफ मद्रास में, और उन्होंने पौंडीचेरी की फाउंडेशन नींव रखी, पौंडीचेरी की, ध्यान रखना है, ठीक है। उस समय जो तंजौर का शासन था उससे परमिशन लेकर के पौंडीचेरी की उन्होंने नींव रखी और बाद में यही उनका हेडक्वार्टर बन जाता है फ्रांसीसियों का। 1690 में उन्होंने अपने जो सेटलमेंट्स हैं उनको चंद्रनगर, ठीक है, चंद्रनगर में इस्टेब्लिश किया। तो मतलब चंद्रनगर, पौंडीचेरी और यहाँ पर आप देखेंगे इधर मसूलीपट्टनम में भी उन्होंने अपनी फैक्ट्री लगाई और जो गोलकुंडा का शासक था उससे परमिशन लेकर के, और सूरत में, तो सूरत, यहाँ पर मसूलीपट्टनम, और इसके बाद इधर देखेंगे चंद्रनगर, ठीक है, चंद्रनगर और पौंडीचेरी। तो ये सब इन फ्रांसीसियों के सेंटर्स हुआ करते थे। बाद में इन्होंने माहे पर भी कब्जा कर लिया और कराईकल पर, क्योंकि आज जब आप पुदुचेरी की बात करते हैं, हमने पिछले करंट के वीडियोस में आपने देखे होंगे कि वहाँ पर हमने माहे, यनम, कराईकल और पुदुचेरी, जो पुदुचेरी है वो 4 डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड है, अलग अलग क्षेत्रों में। तो बाद में उन्होंने 1725 में माहे पर कब्जा कर लिया और कराईकल पर 1739 में। अब ध्यान रखना है जो फ्रेंच है उसमें एक व्यक्ति का नाम बहुत ज़रूरी है, डुप्ले का। डुप्ले आता है 1742 में गवर्नर बन करके। अब डुप्ले की कुछ ऐसी पॉलिसीज़ थी जिस वजह से फ्रेंच जो थे वो काफ़ी मजबूत हो गए थे यहाँ पर इंडिया में, और बाद में इसी की पॉलिसी का इस्तेमाल अंग्रेज़ों ने किया था, ठीक है। जो शुरुआत डुप्ले ने किया था वही बात बाद में अंग्रेज़ों ने भी किया था। कैसे? डुप्ले को पता था कि यहाँ पर जो भारतीय दरबार हैं, अगर यहाँ पर हम अपनी सेना, ठीक है, भारतीयों के खर्चे पर ही हम यूरोपीय सेना को तैयार कर सकते हैं, पैसा तो इंडियन कोर्ट्स देंगे और जो सेना होगी वो हमारी होगी। क्योंकि बाद में आपने देखा होगा जो उस समय शासक हुआ करता था वेलिजली की सहायक संधि जब आप पढ़ते हैं तो उसमें भी यही बात थी कि हमारी एक सेना जो देसी राजा हुआ करते थे उनके दरबार में रहेगी और खर्च कौन देगा? वहाँ की शासक देगा या राजा देगा। तो यही काम डुप्ले बहुत पहले कर चुका था, ठीक है। तो इसकी शुरुआत कौन करता है? डुप्ले करता है, ठीक है। चलिए, बिटवीन 1740 एंड 1763, 1740 और 1763, यहाँ पर इस समय तक जो इंग्लिश थे और फ्रेंच, इनके बीच में इतनी ज़्यादा राइवलरी बढ़ गई थी कि फाइनली इसके बीच में 3 वॉर हमें देखने को मिलते हैं। इन वॉर को हम किस नाम से जानते हैं? इस वॉर को हम कर्नाटिक वॉर के नाम से जानते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो ये वॉर थे ये कर्नाटक के एरिया में हुए थे। उस समय उसको कर्नाटिक कहा जाता था और ये एरिया काफ़ी बड़ा था, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें जो फर्स्ट कर्नाटिक वॉर है वो 1746 से 48 तक ये चला था। रीज़न क्या है, काजिस क्या है? ये जो इसका कारण है वो कारण है ऑस्ट्रिया का वार। ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार, सक्सेशन को लेकर के वॉर चल रहा था और उसी वार का रिजल्ट यहाँ देखने को मिला। ये जो कंपनियाँ थी ब्रिटिश और फ्रेंच, ये दुनिया में कहीं भी ये लोग लड़ते थे तो यहाँ पर ये लड़ जाते थे। और ध्यान रखना, फ्रांस के साथ ब्रिटेन के संबंध उस समय तक बहुत ठीक नहीं थे। बाद में नेपोलियन भी आता है तो वो ब्रिटेन को हराने की कोशिश करता है। जब वो ब्रिटेन को वहाँ पर नहीं हरा पाता क्योंकि उसकी नेवी इतनी स्ट्रांग नहीं थी, तो वो इंडिया में हराने की कोशिश करता है, लेकिन वो इंडिया तक आ ही नहीं पाता। वहीं मेडिटेरेनियन सी, इजिप्ट के आसपास उसे हरा दिया जाता है, ठीक है, बाकी शक्तियों के द्वारा मिल करके, पावर्स के द्वारा। और तो मतलब फ्रांस और जो ब्रिटेन है ये हमेशा से उलझते रहे थे एक दूसरे से। तो यहाँ पर जब ऑस्ट्रिया के वॉर को लेकर के, ये एक अलग कारण है, ठीक है, ऑस्ट्रिया में वॉर हुआ था सक्सेशन के लिए, तो वहाँ पर वो दोनों उलझ गए और यहाँ पर फिर ये दोनों उलझ गए। तो जहाँ पर वो विश्व में कहीं पर भी फ्रांस और जो ब्रिटिश कंपनी है, ब्रिटेन है, वो लड़ते थे, तो यहाँ पर भी ये दोनों लड़ जाते थे। अब ध्यान से समझिएगा, इंग्लिश आर्मी अंडर द लीडरशिप ऑफ कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में एक अंग्रेजी सेना, उसने क्या किया कि कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों को उसने पकड़ लिया।
जब पकड़ लिया तो यही वो रीज़न बन गया इन दोनों के बीच में युद्ध का। ठीक है, अब जो डुप्ले था उस समय फ्रेंच गवर्नर पौंडीचेरी का कौन था? डुप्ले था। और डुप्ले की भी एक इच्छा थी कि जो फ्रेंच कंपनी है उसको हम क्या करें, भारत में इस्टेब्लिश कर दें। ठीक है, तो डुप्ले की कुछ महत्वाकांक्षा भी थी इस वार के पीछे। जब यूरोप में वॉर स्टार्ट होता है तो डुप्ले ने भी एक अपील भेजा ला बुर्डेनो को। किसको? ला बुर्डेनो को। वो उस समय हुआ करता था गवर्नर ऑफ मॉरिशस। मद्रास को कैप्चर करने के लिए उसने अपील किया। अब इसके बाद क्या हुआ, यहाँ देखें, और इस 1746 में मद्रास पर कब्जा कर लिया। कब? 1746 पर। लेकिन जो उस समय कर्नाटक का नवाब अनवरुद्दीन था, उसे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी। जब उसे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी तब क्या हुआ, तो उसने 10,000 सेना, ठीक है, 10,000 सेना जो कि महफूज खान के नेतृत्व में फ्रांसीसियों से लड़ने के लिए उसने 10,000 की सेना भेजी। कर्नाटक के नवाब ने कहा कि ये ठीक नहीं किया है यहाँ पर फ्रांसीसियों ने, तो उसने महफूज खान को 10,000 की सेना दी और फ्रेंच के विरुद्ध लड़ने के लिए भेज दिया। लेकिन क्या हुआ, देखिए, अब यहाँ पर ये जो महफूज खान है वो जाता है, लेकिन अनवरुद्दीन की ये सेना हार जाती है। अडियार नदी के तट पर देखेंगे तो यहाँ पर अडियार नदी के बारे में, रिवर अडियार जो है वहाँ पर इसको हरा दिया जाता है। जगह का नाम क्या है? सेंट थोमे। क्या है जगह का नाम? सेंट थोमे। ठीक है, ध्यान रखना, ये नाम आपको ध्यान रखना है, सेंट थोमे नामक जगह पर कैप्टन पैराडाइज की लीडरशिप में ये जो नवाब की सेना थी महफूज खान के नेतृत्व में आई थी उसको हरा दिया गया। बाद में डुप्ले क्या करता है, वो जो फोर्ट सेंट डेविड है उसको कब्जा करने की कोशिश करता है अंग्रेज़ों से उस पर, लेकिन फेल रहता है। बाद में अंग्रेज़ों ने अटैक किया पौंडीचेरी पर, लेकिन फ्रांसीसियों ने सक्सेसफुली अपने सिटी को बचा लिया। अब यहाँ समझिएगा, ये देखिए यहाँ पर लिखा गया है, कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में उन्होंने नवाब की सेना को हराया था, जब नवाब ने भेजा था महफूज खान के नेतृत्व में फ्रांसीसियों को हराने के लिए। अब यहाँ पर देखिए 1748 में इस तरीके से जब वहाँ पर वॉर ख़त्म होता है ऑस्ट्रिया में, ठीक है, ऑस्ट्रिया के सक्सेशन को लेकर के, जब वहाँ यूरोप में ये वार ख़त्म होता है तो यहाँ पर कर्नाटिक वार जो था वो भी ख़त्म हो गया। अब कर्नाटिक वार जब ख़त्म हुआ तो यहाँ पर एक ट्रीटी की गई। ट्रीटी का नाम क्या है? एक्सला-सापेल। क्या नाम है? एक्सला-सापेल, जिसको जो 1748 में हुई थी। इसी ट्रीटी के तहत फर्स्ट कर्नाटिक वॉर जो है वो उसका एंड होता है। और रिजल्ट क्या होता है कि रिजल्ट ये होता है कि अंग्रेज़ों को मद्रास जो है वो वापस मिल गया। मद्रास वापस मिल गया क्योंकि हमने यहाँ पर देखा था जो डुप्ले था उसने कहा था कि मद्रास पे कब्जा कर लो। ठीक है, यहाँ पर यहाँ पर कैप्चर्ड इन 1746। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं सेकेंड कर्नाटिक वार जो है वो 1748 से 54 तक ये चलता है। काजेस समझ लेते हैं। जो सेकेंड कर्नाटिक वॉर था वो इंडिया से रिलेटेड उसका था मुद्दा। चूँकि फर्स्ट कर्नाटिक वॉर हमने देखा वो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर के था, जबकि सेकेंड कर्नाटिक वॉर का जो रीज़न था वो इंडिया में ही था। वो डिस्प्यूट किसके बीच में था? निज़ाम, जो हैदराबाद का निज़ाम है, और कर्नाटक का नवाब है। कर्नाटक का नवाब और हैदराबाद के निज़ाम, इन दोनों के बीच में जो डिस्प्यूट था उसको लेकर के ये दोनों कंपनियां लड़ जाती हैं। दोनों ही एक कर्नाटक के नवाब को और एक हैदराबाद के निज़ाम को अलग अलग सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं और यहीं से वॉर शुरू हो जाता है। कारण क्या है? देखिए, जो हैदराबाद का निज़ाम था आसफ शाह वो 1748 में वो मर जाता है, डाइट। और उसके बाद क्या होता है कि उसी के बच्चों में, ठीक है, नासिर जंग और उसका एक ग्रैंडसन था मुजफ्फर जंग, इनमें लड़ाई हो जाती है गद्दी को लेकर के कि अब निज़ाम कौन बनेगा। तो यहाँ पर एक लड़ाई चल रही है नासिर जंग और मुजफ्फर जंग के बीच में, और उसी समय जो कर्नाटक का नवाब है वो भी ख़त्म हो जाता है, दोस्त अली। अब जब यहाँ पर ख़त्म हो जाता है तो यहाँ पर भी लड़ाई शुरू हो जाती है। यहाँ पर जो कर्नाटक में लड़ाई शुरू हुई वो किसके बीच में है? अनवरुद्दीन और चंदा साहब उसका दामाद था। ठीक है, तो अनवरुद्दीन और चंदा साहब, ये लड़ाई यहाँ पर शुरू हो जाती है। अब यहाँ पर क्या करेंगे? फ्रेंच जो हैं उन्होंने सपोर्ट कर दिया मुजफ्फर जंग को और चंदा साहब को। कर्नाटक में उन्होंने चंदा साहब को चुन लिया और यहाँ पर जो हैदराबाद के निज़ाम में उन्होंने चुन लिया किसको? यहाँ देखिए, मुजफ्फर जंग को।
ठीक है, मुजफ्फर जंग को। तो इस तरीके से मुजफ्फर जंग और यहाँ पर चंदा साहिब और मुजफ्फर जंग को जब फ्रेंच ने सपोर्ट किया तो जो यहाँ पर बच गया कौन, अनवरुद्दीन बच गया, और यहाँ पर कौन बचा, नासिर जंग। इनको कौन सपोर्ट करेगा, इनको सपोर्ट किया किसने, अंग्रेज़ों ने, ठीक है, क्योंकि मजबूरी हो गई, क्योंकि पहले तो फ्रेंच ने चुन लिया कि हम भाई चलो इनको सपोर्ट करेंगे, ये दोनों राजगद्दी पे बैठे अपने अपने इलाके में, और यहीं से फिर क्या होता है 1748 में ये वॉर शुरू हो जाता है, ठीक है। और फाइनली जो पौंडीचेरी की ट्रीटी होती है 1755 में, उसके माध्यम से ये जो वॉर है वो ख़त्म होता है, ठीक है, पौंडीचेरी की संधि के साथ, ये ध्यान रखना है आपको। थर्ड कर्नाटिक वॉर की बात करें, ये 1756 से 1763 तक ये चलता है। अब ध्यान रखना है इसका जो काज है या रीज़न है, उसके पीछे रीज़न ये है, फिर से यूरोप में पहुंच जाइए। जो पहला बार हुआ था उसके पीछे भी कारण कहाँ था, यूरोप में। सेकेंड वार का रीज़न इंडिया में था। थर्ड वार का रीज़न कहाँ पर है, फिर से यूरोप में। यूरोप में क्या हुआ, 7 ईयर्स वॉर स्टार्ट हो गया, जिसको हम सप्तवर्षीय युद्ध भी कहते हैं। 7 ईयर वॉर जब वहाँ पर शुरू हुआ तो मैंने बताया था कि जब ये दुनिया में कहीं भी फ्रांस और इंग्लैंड लड़ जाते थे तो ये दोनों कंपनियां इंडिया में भी लड़ना शुरू कर देती थी, और यहीं से फिर शुरुआत हो जाती है थर्ड कर्नाटिक वॉर की। ध्यान रखना है, द फ्रेंच जनरल काउंट डी लाली ने क्या किया, जो फोर्ट सेंट डेविड था उस पर कब्जा कर लिया। उस समय हैदराबाद का फ्रेंच जनरल कौन है, बस्सी है। क्या है, कौन है, बस्सी है। बस्सी को कहा गया कि आप मद्रास पे कब्जा कर लो, मद्रास पे अटैक करो, ठीक है। और जैसे ही मद्रास पे उसने अटैक करने के लिए हैदराबाद को छोड़ा तो हैदराबाद पर अंग्रेज़ों ने कब्जा कर लिया, ठीक है। ये बहुत बड़ी गलती मानी जाती है फ्रांसीसियों की कि उन्होंने बस्सी को बोल दिया कि आप मद्रास पे कब्जा करो, हैदराबाद को छोड़ करके वहाँ से जाओ। और जब बस्सी चला जाता है हैदराबाद को छोड़ करके मद्रास पे कब्जा करने के लिए, तो अंग्रेज़ों को मौका मिल गया और अंग्रेज़ों ने हैदराबाद पे कब्जा कर लिया, ठीक है। काउंट डी लाली और बस्सी इन्होंने दोनों मिल करके मद्रास पे अटैक किया, ठीक है। लेकिन ब्रिटिश जनरल आयर कूट था, ठीक है, सर आयर कूट, उसने इन फ्रेंच जनरल्स को हरा दिया वोंडिवास के युद्ध में 1760। ध्यान रखना है 1760 में वोंडिवास के युद्ध में ये जो फ्रांसीसी हैं ये हार जाते हैं। ये जो वोंडिवास का युद्ध था ये फ्रांसीसियों के लिए समझिए अंतिम युद्ध था। इसके बाद ये फ्रेंच जो है वो कमज़ोर पड़ जाते हैं पूरी तरीके से। 1761 में काउंट डी लाली उसने सरेंडर कर दिया, ठीक है, पौंडीचेरी को ब्रिटिश के कब्जे में। तो इस तरीके से जो यहाँ पर ही फ्रेंच हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं और अपना जो समझिए कि सामान है, पुरिया बिस्तर है, वो बांधना शुरू कर देते हैं। अब वो सिर्फ अपने आप को व्यापार तक ही सीमित रखते हैं, वो ज़्यादा इंटरफियर या वॉर में नहीं पड़ते हैं। तो इस तरीके से फाइनली 1763 में ये वॉर जो है वो ट्रीटी ऑफ पेरिस, चूँकि ये इसका रीज़न कहाँ पर है, यूरोप में, तो यूरोप में ट्रीटी होती है ट्रीटी ऑफ पेरिस, उसी के तहत वहाँ पर युद्ध ख़त्म होता है और यहाँ पर भी ये दोनों युद्ध ख़त्म कर लेते हैं। इस पेरिस के ट्रीटी में क्या क्या चीज़ें हैं तो देखिएगा, अभी तो हमने देखा था कि जो पौंडीचेरी है उस पर फिर से किसका कब्जा हो गया, ब्रिटिश का। लेकिन इस पेरिस की ट्रीटी में क्या बातें हैं, पौंडीचेरी, कराईकल, चंद्रनगर और माहे ये फ्रेंच को वापस कर दिए गए, बट दे वर नॉट अलाउड टू फोर्टिफाई देम, लेकिन इनकी किलेबंदी वो नहीं कर सकते थे, मतलब इसके चारों ओर बाउंड्री बना दें, ऐसा वो नहीं कर सकते थे। तो पौंडीचेरी, कराईकल, चंद्रनगर, माहे ये फ्रेंच को तो दे दिया गया लेकिन फोर्टिफाई नहीं कर सकते। अब इसके बाद समस्या ये हुई कि फ्रेंच जो है उन्होंने अपनी सारी प्रेस्टीज, इन्फ्लुएंस ख़त्म कर दिया, लॉस्ट हो गया, और ब्रिटिश जो हैं वो एकमात्र शक्ति बन करके सामने आते हैं, क्योंकि अब तक लगभग सबको उन्होंने हरा दिया। पुर्तगाली कमज़ोर हो गए, डच, फ्रांसीसियों को भी इन्होंने वोंडिवास के युद्ध में हरा दिया। यहाँ पर आप देखें ये है माहे जो कि केरल में है, और यहाँ पर है आंध्र प्रदेश में यनम, और यहाँ देखें तमिलनाडु में आपको कराईकल और पुद्दुचेरी मिलेगा। तो पुद्दुचेरी 4 ज़िले हैं यहाँ पर, 2 तो यहाँ तमिलनाडु में देखने को मिलेगा और एक है आंध्र प्रदेश में और एक है केरला में। माहे, यनम, कराईकल और पुद्दुचेरी। क्लियर। चलिए, आखिर क्या रीज़न था कि ब्रिटिश जो है वो भारत में सफल हो गए। तो ब्रिटेन के सक्सेसफुल होने के पीछे रीज़न क्या था, क्योंकि ये कॉमर्शियली भी सुपीरियर थे, इनके पास पैसा था
और इन्होंने बंगाल को भी जीत लिया था। बंगाल से इनको बहुत ढेर सारा पैसा मिला। हमने बात किया था कि इनको नेपोलियन भी नहीं हरा पाया था, क्योंकि इनकी नवल पावर जो थी ब्रिटिश की वो सुपीरियर थी फ्रांसीसियों की तुलना में। और जो इंग्लिश ऑफिसर्स अंग्रेज अधिकारी हुआ करते थे उनके बीच में फुल कोऑपरेशन हुआ करता था। ठीक है, काउंट डी लाली ने यहाँ पर मिस्टेक किया था जो मद्रास को कब्जा करने के लिए, तो ये सब भी दिक्कत। ठीक है, और सबसे बड़ी बात कि इंग्लैंड में उस समय पीस थी, जबकि जो फ्रेंच थे वो उस समय जो लुई 14 है, 15 है, 16 है, उसके बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हो जाती है, तो वो अपने ही एरिया में, अपने ही घर में वो परेशान थे। जब वो घर में ही परेशान है तो बाहर की चीज़ों को कैसे देखेंगे। और साथ में जो फ्रेंच कंपनी है वो एक गवर्नमेंट कंपनी है और ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी है, तो इसको कोई भी काम करना होता था ये अपने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से पूछ लिया करती थी और जल्दी जवाब मिल जाता था। लेकिन ये इसको हर चीज़ अपने सरकार से पूछ करके करना पड़ता था, और गवर्नमेंट कितना जल्दी डिसीजन लेती है ये हर कोई जानता है। ये समस्या आज की नहीं है, ये बहुत पहले से समस्या चली आ रही है, लेट लतीफ़, हर चीज़ में देर करना। ठीक है, और ध्यान रखना है जो यूरोपियन थे उनको आप देखेंगे ओपियम और साल्टपीटर, ये चीज़ें कहाँ से मिलती थी, तो ये चीज़ें मिलती थी सोरा जिसको बोलते हैं। ठीक है, सोरा और अफीम ये कहाँ से मिलता था, ये मिलता था बिहार से। तो यूरोपियों को सोरा और अफीम ये मिलता था बिहार से। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर थ्योरी वाला पार्ट जो था वो हमने कंप्लीट किया, और अब हम चलेंगे क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट और हैं। अराइवल हमने देख लिया था, क्रोनोलॉजी इनकी पुर्तगीज़, डच, इंग्लिश, डेन एंड फ्रांसीसी। और कंपनियों की स्थापना आप देख सकते हैं, इस्टेब्लिशमेंट ईयर दिया है और यहाँ पर कंपनी का नाम दिया है। एस्तादो द इंडिया जो पुर्तगीज़ कंपनी है 1498, और यहाँ पर जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी है 1602। नेक्स्ट है जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600, डेनिस 1616, और जो फ्रांसीसी कंपनी है उसको हम कंपनी देस इंडिस ओरिएंटलिस कहते हैं 1664। तो इस तरीके से इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर है। चलिए पहला क्वेश्चन बताइए, इन विच ईयर वास्को द गामा अराइव्ड एट कालीकट, किस वर्ष आता है? 1350, 1498, 1530, तो बहुत ही आसान है, 1498 एडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड वास्को द गामा कम टू इंडिया, तो सेम क्वेश्चन 1498 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एमंग द फॉलोइंग हैड वेलकम्ड वास्को द गामा एट कालीकट, तो हमने देखा था कि उस समय जो शासक था वो था जमोरिन, और उसने वास्को द गामा का स्वागत किया था। हु वाज द फर्स्ट पुर्तगीज वायसराय इन इंडिया, तो पुर्तगाली जो वायसराय था वो पहला वायसराय कौन था, तो आपको बताना है। अल्मीडा है, अल्बुकर्क है, डियाज है, वास्को द गामा। वास्को द गामा तो भारत आने वाला पहला पुर्तगाली है, उसने ट्रेड रूट खोजा था। और जो पहला वायसराय बना था वो कौन बना था, वो है अल्मीडा। ठीक है, चलिए और अल्बुकर्क तो दूसरा हो गया। नेक्स्ट है आपको मैच करवाना है, यहाँ पर वॉयजर्स और कंट्रीज बताना है। वास्को द गामा कहाँ का है, तो वास्को द गामा हो गया पुर्तगाल का। क्रिस्टोफर कोलंबस ये हो गया स्पेन का। कैप्टन कुक हमने देखा था ये है ग्रेट ब्रिटेन का। और तस्मान कहाँ का है, हॉलैंड का, जिसने तस्मानिया और न्यूजीलैंड इसकी खोज किया। ठीक है, यहाँ पर दे दिया गया डिटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द रियल फाउंडर ऑफ पुर्तगीज पावर इन इंडिया, तो रियल फाउंडर जो है वो दूसरा पुर्तगाली गवर्नर था, और दूसरा पुर्तगाली गवर्नर कौन था, अल्फांसो द अल्बुकर्क। क्लियर, ठीक है, ये सारी बात लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन इंडिया डिड द पुर्तगीज बिल्ट देयर फर्स्ट फोर्ट्रेस, उन्होंने अपना पहला जो किलेबंदी वगैरह किया था वो कहाँ पर हुआ था, तो आप जानते हैं कि जो अल्बुकर्क था उसने कोचीन में उन्होंने ऐसा किया था। ठीक है, अपना फोर्ट बनाया था। नेक्स्ट, हु वर द फर्स्ट यूरोपियन टू कम टू इंडिया फॉर ट्रेड, तो पहले कौन थे जो भारत में आते हैं ट्रेड के लिए, तो बहुत ही आसान सा है, पुर्तगीज। क्लियर। नेक्स्ट, हु वर द फर्स्ट यूरोपियन टू सेट अप सी ट्रेड सेंटर्स इन इंडिया, तो सी ट्रेड सेंटर्स किसने बनाया था सबसे पहले, चूँकि पुर्तगीज आते हैं तो पुर्तगीज ही हो सकते हैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा, पुर्तगीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमंग द फॉलोइंग फैक्ट्रीज इन बंगाल द वन एस्टेब्लिश्ड बाय द पुर्तगीज वॉज, ठीक है, जो बंगाल में फैक्ट्रीज हैं तो उसमें से कौन सी फैक्ट्री है जो पुर्तगीज ने इस्टेब्लिश किया था, बांदेल, चिंसुरा, हुगली, श्रीरामपुर, इसमें से सही आंसर क्या होगा।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? हुगली। ठीक है, इसका सही आंसर हुगली। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ डिटेल पूरा दिया गया है, इसको देख सकते हैं। विद रेफरेंस टू पौंडीचेरी, नाउ आप पुदुचेरी के नाम से जानते हैं। यहाँ पर आपको स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, इनके बारे में बताना है कि कौन से करेक्ट है। द फर्स्ट यूरोपियन पावर टू ऑक्युपाई पौंडीचेरी वर द पुर्तगीज। सेकेंड है ऑप्शन है यहाँ पर स्टेटमेंट, द सेकेंड यूरोपियन पावर टू ऑक्युपाई पौंडीचेरी वर फ्रेंच। और थर्ड है द इंग्लिश नेवर ऑक्युपाइड पौंडीचेरी। तो हमने देखा था कि इंग्लिश ने तो पौंडीचेरी एक्वायर किया था, क्योंकि जो फिर बाद में पेरिस की ट्रीटी हुई थी उसके बाद वो वापस कर दिया गया था फ्रांसीसियों को। तो यहाँ पर जो तीन ऑप्शन आप देख रहे हैं, ये और ये, तो यहाँ पर आपको बताना है कौन करेक्ट है। और नेवर ऑक्युपाइड, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, जहाँ पर भी तीन है वो गलत हो गया। और इसके हिसाब से आपका सही आंसर क्या हुआ? 1 ओनली। क्लियर? चलिए, इस तरीके से कभी कभी बहुत ही आसान सा विकल्प के माध्यम से जो ऑप्शन दिए गए हैं उसको आप एलिमिनेट करके कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ आप देखें तो ब्रिटिशर्स ने ऑक्युपाई किया था और बाद में फ्रांसीसियों को हैंडेड ओवर कर दिया गया था। हुगली वाज यूज्ड एज बेस फॉर पायरेसी इन द बे ऑफ बंगाल, किसके द्वारा किया जाता था? तो ये किया जाता था पुर्तगीज़ के द्वारा। ठीक है, हमने देखा भी था, इसको उन्होंने लूटपाट का अड्डा बना लिया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कनेक्टेड विद ब्लू वाटर पॉलिसी? ब्लू वाटर पॉलिसी से कौन संबंधित था? तो ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित था जो पुर्तगाली पहला गवर्नर था। पहला गवर्नर कौन था? अल्मीडा। ठीक है, अल्मीडा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। विच हु एमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ कलकत्ता? कलकत्ता का फाउंडर कौन था? तो हमने देखा था जॉब चारनाक। जॉब चारनाक कलकत्ता का फाउंडर था। नेक्स्ट, हु फाउंडेड कलकत्ता? सेम क्वेश्चन है, तो जॉब चारनाक। नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू द एंट्री ऑफ यूरोपियन पावर्स, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यूरोपियन पावर्स इनटू द इंडिया इन 1510 AD। एक मिनट, यहाँ पर पावर्स इनटू इंडिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? आपको बताना है कि इसमें से कौन करेक्ट नहीं है। द पुर्तगीज कैप्चर्ड गोवा इन 1499। 1499 में पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा कर लिया। द इंग्लिश ओपेंड देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन साउथ इंडिया एट मसूलीपट्टनम। इन ईस्टर्न इंडिया द इंग्लिश कंपनी ओपेंड इट फर्स्ट फैक्ट्री इन उड़ीसा इन 1633 under the leadership of Dupleix. The French occupied Madras in 1746। इसमें से आपको बताना है सही आंसर क्या होगा। और यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि बताना है विच स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। ठीक है, ये तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि यहाँ पर करेक्ट पूछा है या नॉट करेक्ट, ये ध्यान में रखना है, अदरवाइज़ कई बार गलती हो जाती है। ठीक है, तो बताइए इसमें क्या सही होगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पुर्तगीज कैप्चर्ड गोवा इन 1499। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए, द फर्स्ट टू स्टार्ट ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, तो हमने बात किया था ईस्ट इंडिया कंपनी भी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी थी, लेकिन चूंकि ब्रिटिश से पहले आ गए थे डच, तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? डच। इन्होंने ही ज्वाइंट स्टॉक कंपनी स्टार्ट किया था इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द डच इस्टेब्लिश देयर ट्रेडिंग सेंटर्स इन इंडिया? तो डचों ने कहाँ कहाँ पर अपने ट्रेडिंग सेंटर्स बनाए हैं, ये हम पहले भी हमने देखा था। तो नागपट्टनम, चिंसुरा, मछलीपट्टनम, ये ऑप्शन ए करेक्ट है। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट है, यहाँ आप देख सकते हैं नागपट्टनम, चिंसुरा, मछलीपट्टनम, सूरत, आगरा, कोचीन, पटना, ये वो एरिया हैं जहाँ पर डचों ने अपनी ट्रेड सेंटर्स बनाए थे, ट्रेडिंग सेंटर्स। पटना में कब बनाया था? 1632 या 1638, ऑप्शन के हिसाब से आप इसको करेंगे। डच ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश्ड इट्स फैक्ट्री कहाँ पर? विच ईयर? ठीक है, एट पटना। पटना में डचों ने अपनी फैक्ट्री कहाँ पर लगाई थी या कब लगाई थी? तो यहाँ पर मैंने बताया था कि आपको ये ऑप्शन से करना है 1632। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट? आपको ध्यान में रखना है, करेक्ट यहाँ पर पूछा है। द मॉडर्न कोची वॉज ए डच कॉलोनी टिल इंडियाज इंडिपेंडेंस। जो कोची है वो डच की कॉलोनी रही है इंडिया के इंडिपेंडेंस तक। द डच डिफीटेड द पोर्तुगीज एंड बिल्ट फोर्ट विलियम्स इन द मॉडर्न कोची। द मॉडर्न कोची वॉज फर्स्ट डच कॉलोनी बिफोर पोर्तुगीज टुक ओवर फ्रॉम देम। द मॉडर्न कोची नेवर बिकम ए पार्ट ऑफ ब्रिटिश कॉलोनी। ठीक है, तो इसमें से आपको बताना है कि सही आंसर क्या होगा। ठीक है,
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मॉडर्न कोची वाज ए डच कॉलोनी टिल इंडियाज इंडिपेंडेंस। ठीक है, देखिए कैसे, जो पौंडीचेरी के बारे में हमने देखा था, सबसे पहले ये पौंडीचेरी जो था उस पर पुर्तगालियों ने अपना कब्जा किया था। पौंडीचेरी पर दूसरा कब्जा किसने किया था, डचों ने किया था, डच। और अंग्रेज़ों ने भी 1793 में, कब, 1793 में उस पर कब्जा कर लिया। और जब 1814 की पेरिस एग्रीमेंट हुआ था तो उसमें उन्होंने वापस कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर एक मिनट, ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखें तो कोची आज़ादी तक तो डचों से नहीं रहा इनके कब्जे में। ठीक, तो इस तरीके से ऑप्शन ए तो गलत हो जाता है। और यहाँ पर ऑप्शन बी, डच डिफीटेड पुर्तगीज एंड बिल्ड फोर्ट विलियम इन मॉडर्न कोची, तो यहाँ पर ये आंसर सही है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। और डच, यहाँ पर जो कोची है वो ब्रिटिश कॉलोनी भी थी। चलिए आगे चलते हैं। द सीक्रेट ऑफ सक्सेस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया, आखिर ईस्ट इंडिया कंपनी सक्सेस क्यों हुई। अब्सेंस ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, बिल्कुल सही है, देसी महाराजा राजा महाराजा हुआ करते थे। और यहाँ पर देखिए, कंपनी आर्मी रिसीव्ड वेस्टर्न ट्रेनिंग एंड दे हैड मॉडर्न आर्म्स, जो कंपनी के कर्मचारी थे उनके पास वेस्टर्न ट्रेनिंग थी, आर्म्स भी उनके पास अच्छे थे, हथियार भी बढ़िया थे। जो इंडियन सोल्जर्स थे उनके अंदर तो ये सारी समस्याएं थी, उनको ठीक तरीके से वेतन नहीं दिया जाता था। ठीक है, तो ऑल ऑफ एबव 3 सारे आंसर करेक्ट हैं कि अंग्रेजों ने भारत को जीता। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश कंपनीज गॉट द फर्स्ट चार्टर परमिटिंग देम टू ट्रेड इन इंडिया। तो देखो हमने बात किया था लेवेंट कंपनी, ये वही लेवेंट कंपनी है जिसको यहाँ पर लैंड रूट से ट्रेड करने की परमिशन, चार्टर मिला हुआ था। चलिए नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द एम्परर ऑफ इंडिया व्हेन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्म्ड इन लंदन। जब लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी बनी तो उस समय इंडिया में कौन है, अकबर है। ठीक है, और जब हॉकिंस आता है तो उस समय भारत में कौन है, सुल्तान या राजा जिसको हम कह सकते हैं, वो है सम्राट जहांगीर, एम्परर बादशाह जहांगीर। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विच मुगल एम्परर डिड द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश इट्स फैक्ट्री इन इंडिया। तो हम जानते हैं कि ये जहांगीर के टाइम में ही अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री लगाई थी। ठीक है, कहाँ पर, मसूली पट्टनम में, और बाद में कहाँ पर वो लगाते हैं, सूरत में। नेक्स्ट, वेयर इन इंडिया ब्रिटिशर्स सेट अप देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन 1613। तो 1613 में उन्होंने सूरत में अपनी फैक्ट्री लगाई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट फैक्ट्री ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज इस्टेब्लिश्ड एट। जो पहली फैक्ट्री ईस्ट इंडिया कंपनी ने लगाई थी वो कहाँ पर, इस ऑप्शन के हिसाब से तो सूरत हो जाएगा, क्योंकि लगाया तो उन्होंने मसूलीपट्टनम में था लेकिन बाद में सूरत में। विच ऑफ द ब्रिटिश ऑफिशियल्स डिफीटेड पुर्तगीज एट स्वाली। स्वाली के युद्ध में किसने हराया था, यह भी हमने बात किया था, वो कौन है, थॉमस बेस्ट। ठीक है, थॉमस बेस्ट। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज द फर्स्ट टू इस्टेब्लिश इट्स फैक्ट्री एट सूरत। सूरत में सबसे पहले अपनी फैक्ट्री किसने लगाई थी, तो हम जानते हैं कि सबसे पहले लगाई थी इंग्लिश ने, अर्थात ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। उन्होंने ही 1613 में अपनी फैक्ट्री लगाई। 1611 में तो उन्होंने मछलीपट्टनम में लगाया था, और सूरत में ध्यान रखना, फिर उसके बाद डचों ने अपनी फैक्ट्री लगाई थी। ठीक है, डचों ने कब, 1616 में, और 1668 में फ्रांसीसियों ने अपनी फैक्ट्री लगाई। यहाँ पर नीचे दिया गया है, सबसे नीचे की लाइन यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर जो क्वेश्चन बताना है आपको, इन द ईयर 1613 में वेयर वाज द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी गिवन परमिशन टू सेट अप ए फैक्ट्री। सेम क्वेश्चन है, सूरत में। ठीक है, 1613 में उन्हें कहाँ परमिशन दी गई, सूरत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉम्बे वॉज टेकन ओवर बाय इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम। बॉम्बे जो है वो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को किससे मिला, तो हम जानते हैं कि ये जो मिला था वो पुर्तगीज़। ठीक है, पुर्तगीज़ से मिला था, लेकिन ध्यान रखना ये हमने पूरी कहानी इसकी समझी थी। जो पुर्तगाल के लोग, मतलब वहाँ के शासक थे, उन्होंने दे दिया था दहेज में। तो उसके बाद जो ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय थे, उन्होंने उसको दे दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने फिर उन्होंने, मतलब ये ईस्ट इंडिया कंपनी को फाइनली मिला। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन के हिसाब से देखें तो डच, फ्रेंच, डेनिश, पुर्तगीज़, तो इसके हिसाब से यहाँ पर पुर्तगीज़ ही होगा। ठीक है, तो यहाँ तो कोई और दिक्कत है नहीं। अगर यहाँ पर चार्ल्स द्वितीय होता तो कर सकते थे हम। चलिए, विच इंग्लिश गवर्नर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया वॉज एक्सपेल्ड बाय औरंगजेब। औरंगजेब
को किसने भगा दिया था, औरंगजेब के द्वारा किसे भगा दिया गया था? तो हमने देखा था सर जॉन चाइल्ड को भगा दिया गया था। वो जो हज जाने वाले लोग थे उनको परेशान करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज द इमीडिएट काज ऑफ फर्स्ट कर्नाटिक वार? पहले कर्नाटिक वॉर की लड़ाई के लिए उस समय का जो तत्कालिक कारण था वो क्या था? तो हमने देखा था कि जो फ्रेंच शिप्स थे उनको ब्रिटिश ने कैप्चर कर लिया था, ये तात्कालिक कारण था। कर्नाटिक वॉर वाज फॉट बिटवीन, जो कर्नाटिक वॉर हुआ था वो किसके किसके बीच में हुआ था? तो ये भी हमने देखा, इंग्लिश एंड फ्रेंच, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में। यहाँ पर आपको मैच करवाना है। फर्स्ट कर्नाटिक वॉर ये हमने देखा था एक्स-ला-शापेल की संधि से ख़त्म हुआ था। थर्ड कर्नाटिक वॉर जो है वो पेरिस, ठीक है, एंडेड बाय ट्रीटी ऑफ पेरिस। और जो सेकंड कर्नाटिक वॉर है इसमें ये इनकंक्लूसिव वॉर, और फर्स्ट यहाँ पर मैसूर वॉर, ये मैसूर वॉर बाद में देखेंगे, ये इसमें ब्रिटिशर्स लॉस्ट। क्लियर? चलिए यहाँ पर आपको बताना है एक्स-ला-शापेल की जो संधि हुई थी उसमें क्या बातें थी। इससे फर्स्ट कर्नाटिक वॉर वॉज एंडेड, बिल्कुल सही है। द इंग्लिश गॉट बैक मद्रास, तो यहाँ पर ये भी सही है, बोथ सही है। विच वन एमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट यूरोपियन टू इनिशिएट द पॉलिसी ऑफ टेकिंग पार्ट इन द क्वेरल्स ऑफ इंडियन प्रिंसेस विद ए व्यू ऑफ एक्वायर्ड टेरिटरीज? ठीक है, तो ये बहुत ही आसान है, वो है कौन? डुप्ले ही है जो भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू करता है और बाद में अंग्रेजों ने इसको फॉलो किया। ठीक है, चलिए। इन इंडिया एमंग द फॉलोइंग लोकेशंस द फ्रेंच इस्टेब्लिश देयर अर्लीस्ट फैक्ट्री एक्ट, कहाँ पर उन्होंने सबसे पहली फैक्ट्री अपनी लगाई थी? किसने? फ्रेंच ने। सूरत, पुलिकट, कोचीन, कासिम बाजार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सूरत। ठीक है, सूरत। चलिए, सूरत में उन्होंने कब लगाया था? 1668 में। नेक्स्ट, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ, तो लुई 14 है, तो लुई यहाँ पर 14, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ फ्रेंच कंपनी इन इंडिया? तो फ्रेंच कंपनी के को जो इस्टेब्लिश किया था फाउंडर, वो कौन है? कोलबर्ट है। कोलबर्ट कौन है? उस समय जो फ्रेंच गवर्नमेंट है उसका वो फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री है। ठीक है, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्रीज ऑफ बंगाल वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय द डच के द्वारा यहाँ पर बंगाल में कौन सी फैक्ट्री लगाई गई थी? तो ध्यान रखना है यहाँ पर ऑप्शन जो है उसमें बी और सी सही है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको दे दिया। तो यहाँ पर चिंसुरा, हुगली, दोनों ही जगह पर ये लगाया था इन्होंने। द फ्रेंच फेल्ड टू इस्टेब्लिश पावर इन डेक्कन बिकॉज, फ्रेंच फेल हो गए मतलब साउथ इंडिया में, दक्कन में वो अपनी पावर को इस्टेब्लिश करने में, क्यों? डुप्ले वॉज नॉट ए कैपेबल जनरल, नहीं, डुप्ले पे तो शक नहीं किया जा सकता। द इंग्लिश हैड ए स्ट्रॉन्ग आर्मी, डिफरेंट वन नॉट लाइक्ड बाय द इंडियन, पौंडीचेरी वॉज नॉट ए स्ट्रेटजिक सेंटर। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इनकी नवल स्ट्रेंथ जो थी वो फ्रेंच की, वो बहुत ही वीक थी और कई बार इन्होंने हारे हैं, चाहे वो नेपोलियन हो या कोई भी हो। तो इसमें ये एक मेन रीज़न बन जाता है, इंग्लिश हैड ए स्ट्रॉन्ग आर्मी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग यूरोपियन पावर्स इंटर्ड इनटू इंडियन ट्रेड एट वन टाइम और अनदर? आपको बताना है इसमें कि कब कौन आता है। तो बहुत ही आसान है, सबसे पहले आते हैं पुर्तगीज़, तो 4 नंबर आप देख लीजिए, यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश या इंग्लिश और उसके बाद फ्रेंच। यहाँ पर फिर से सेम क्वेश्चन लगभग है। ठीक है, पौंडीचेरी हम जानते हैं, यहाँ पर गोवा पुर्तगीज हो गया, पौंडीचेरी फ्रेंच हो गया, और टांकोबार और यहाँ पर सद्रास। ठीक है, सद्रास हो गया डच, टांकोबार डेनिश, गोवा पुर्तगीज, पौंडीचेरी फ्रेंच। आइडेंटिफाई द रीजन फ्रॉम वेयर यूरोपियन गॉड बेस्ट सोरा और ओपियम कहाँ मिलता था, कहाँ से मिलता था इनको, यूरोपियन को? तो हमने बात किया है, ये मिलता था बिहार से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एमंग द फॉलोइंग यूरोपियंस वॉज द लास्ट टू कम टू प्री इंडिपेंडेंस इंडिया एज ट्रेडर्स? तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये कौन है। हु एमंग द फॉलोइंग यूरोपियंस वाज द लास्ट टू कम टू प्री इंडिपेंडेंस इंडिया एज ट्रेडर्स? सबसे लास्ट में आए हैं, तो वो आए हैं कौन? फ्रांसीसी। क्लियर? Consider the following. Assessment of the land revenue at the basis of nature of the soil and the quality of crops. पहला ऑप्शन है, मतलब कि जो
सॉयल है उसकी क्वालिटी और क्वालिटी जो फसल की गुणवत्ता है उन सबको ध्यान में रख करके लगान जो रेवेन्यू है कलेक्ट करना, यूज ऑफ मोबाइल कैनन्स इन वॉरफेयर, कल्टीवेशन ऑफ टोबैको, रेड चिलीज, इनका जो कल्टीवेशन खेती है आपको बताना है कि इसमें से अंग्रेजों ने कौन शुरू किया, विच ऑफ द वर इंट्रोड्यूस्ड इनटू इंडिया बाय द इंग्लिश। तो देखिए ये तो पहला ऑप्शन ये हमारे देश में मुग़ल एरा उससे पहले भी शेरशाह सूरी वगैरह के समय से ये चल रहा था, ठीक है। तो और यूज ऑफ मोबाइल कैनन्स इन वॉरफेयर बिल्कुल नहीं, ये मुग़ल के टाइम में देखने को मिला। टोबैको, रेड चिली ये सब पुर्तगीज़ के द्वारा इंडिया में लाया गया, तो यहाँ पर अंग्रेज़ों के द्वारा ये सब कुछ भी नहीं हुआ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ द एबव, ठीक है। यहाँ पर ये डिटेल दिया गया है। तो इस तरीके से हमने इसमें सभी क्वेश्चन लगभग कंप्लीट कर लिए हैं। एक लास्ट क्वेश्चन है वो है 49। आखिर जो ब्रिटिश थे उन्हें क्यों सफलता मिली, ये क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है। द काजेज ऑफ द सक्सेस ऑफ ब्रिटिश एंड फेलियर ऑफ फ्रेंच हार गए और अंग्रेज जीत गए। तो देखिए क्योंकि फ्रेंच हार गए क्योंकि उनकी नेवी कमज़ोर थी, साथ में जो ब्रिटिश थे उनको वेल्थ भी काफ़ी मिला और मैन पावर भी मिला बंगाल से, क्योंकि इस समय तक बंगाल उनके कब्जे में आ गया था। जो नेक्स्ट चैप्टर हमारा होगा वो बंगाल से रिलेटेड होगा, और साथ में नवल सुपीरियरिटी ऑफ द ब्रिटिश। तो यहाँ पर बोथ 1 and 2 करेक्ट है। क्लियर। तो इस तरीके से हमने कंप्लीट कर लिया अपना पहला चैप्टर। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।